Hello everyone, I welcome you all once again in this class of physics. So we have completed the first part of gravitation. That is, I told you that gravitation is having actually two parts. First one is gravitational and next one is pressure and thrust, buoyancy and Archimedes principle. Okay. So first part I think we have covered in the last class. So based on the same that we have covered, we are going to discuss one numerical and then we'll move to the next chapter, means next topic actually, that is pressure and thrust. So the question is like Amit buys few grams of gold at the pole as per instruction of the one of his friend. He hand over the same when he meet him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? समझ में आ गया? तो अमित जो है वो फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड पोल पे बाई करता है। गोल्ड ही क्यों लिया गया? गोल्ड आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, इसका जो स्मॉल से स्मॉल अमाउंट जो भी है लाइक 1 ग्राम 2 ग्राम, इसकी भी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप किसी को गोल्ड आप दे रहे हैं, अगर उसमें से अगर पॉइंट में भी अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो वो एक्सेप्ट करने से मना करता है। क्यों? क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो अमित जो है वो गोल्ड बाय करता है ऑन पोल। ठीक है, और एज पर इंस्ट्रक्शन वन ऑफ हिज फ्रेंड, एक उसका कोई दोस्त है, ही हैंड ओवर दी सेम व्हेन ही मीट हिम ऑन द इक्वेटर। और वो क्या बोल रहा है कि विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड। वेट आपको को ध्यान देना है कि दैट वेट ऑफ द गोल्ड ही बॉट, मीन्स क्या उसका जो फ्रेंड है उसने जो गोल्ड परचेज किया उसके वेट से एग्री करेगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा उसको या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या रीजन है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर अर्थ का आप लोग थोड़ा सा शेप देखेंगे, वैसे हम लोग स्फेरिकल मानते हैं बट एक्चुअली स्फेरिकल नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर का जो रेडियस होता है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं इक्वेटर का, तो इक्वेटर पे जो रेडियस होता है अर्थ का, मान लो अगर ये R1 है और यहाँ पे पोल पे जो रेडियस है R2 है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं दैट R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर हम लोग यहाँ पे, और आपको ये भी पता है कि जो वेट होता है, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। m इज मास एंड g इज acceleration due to gravity that we have completed. So and what is the value of g? And g we all know that is g m, that is mass of earth divided by radius of earth का whole square. This we all know. तो अगर r जो है वेरी करेगा, अगर re की वैल्यू जो है आपकी इंक्रीज होगी, इन दैट केस g क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड इफ re की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इन दैट केस g की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगा। अगर आपका g का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इन दैट केस जो वेट है दैट इज mg, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जो आपका वेट होगा mg वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, mg क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। अगर आपका g इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली मास तो सेम है, तो m इंटू जी, जी आपका इंक्रीज कर गया तो वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देखें कि R1 जो है दैट इज ग्रेटर देन R2। अगर R1 R2 से बड़ा है, ग्रेटर है, इन दैट केस जो R1 पे जो G होगा, R1 पे जो G होगा वो क्या होगा, R1 पे ये ग्रेटर है, ये वाला केस लगेगा। R1 पे G क्या है, RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, ग्रेटर है, तो G क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मीन्स इक्वेटर पे आपका जो वेट हो जाएगा, उसका जो गोल्ड है उसका वेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू पोल। क्योंकि पोल पे जो रेडियस है वो क्या कम है, तो अगर पोल पे रेडियस कम है तो जी क्या होगा, ग्रेटर होगा। जी ग्रेटर होगा तो वेट भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो वहां पे जो अमित है जब वो गोल्ड को परचेस कर रहा होगा तो वहां पे जो वेट होगा वो ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू जब इक्वेटर पे आके उसी सेम मास को जब वेट करेगा उसका, तो वहां पे जो वेट है वो कम दिखाएगा। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि वो उस
गोल्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि उसने कम वेट का गोल्ड दिया है, जितना उसको देना चाहिए था गोल्ड, जितना वेट होना चाहिए था उतना वेट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। काफी इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा एनालिटिकल था, तो ये क्वेश्चन मैंने लिया। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट और प्रेशर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी फोर्स क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं। फोर्स हमें पता है, दैट इज फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। और वो आता कहाँ से? आपको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वहां से हम लोग पूरा डिराइव करके लेके आते हैं। तो आई होप वो सारी चीजें हमको याद होंगी। तो जो थ्रस्ट होता है, पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज थ्रस्ट, एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रेशर। तो आपको जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट भी क्या है? आपका फोर्स ही है। थ्रस्ट भी क्या है? आपका फोर्स ही है, बट वो स्पेशल टाइप का फोर्स है। वो क्या है? स्पेशल टाइप का फोर्स है। कैसे स्पेशल है वो? कि अगर कोई सरफेस है, अगर उस पर मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, अगर कोई सरफेस है उस पर क्या है? मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अगर किसी सरफेस पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक मान लो मैं एक केस लूं, ये सरफेस है, ठीक है, इस पे बहुत सारे डायरेक्शन से मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से। तो उन सबका जो रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, ये वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल मीन सरफेस से जो 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर, तो उन सारे फोर्स का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस सरफेस पे, उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। समझ में आ गया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। तो अगर आप यहां पे देखो, आप इस वाले केस में, तो यहां पे क्या है? थ्रस्ट ड्यू टू एक्शन रिएक्शन, आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहां पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो रॉकेट है, ये क्या है? यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन कर रहा है, उसका रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या मिल रहा है? आपको थ्रस्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो थ्रस्ट है सरफेस से क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो जो फोर्स है वो क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको थ्रस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे इसका एक्शन और रिएक्शन मिलता है। तो यहाँ पे थ्रस्ट क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो प्लेन आपका मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थ्रस्ट। एग्जैक्टली अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, कि वो एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसके ऊपर डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, जो भी फोर्स है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? थ्रस्ट बोल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका एरिया है, ये कंप्लीट आपका एरिया है, इसके ऊपर क्या है? ये बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, और वो सारे फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं? उस सरफेस पे परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। तो थ्रस्ट भी क्या है? फोर्स ही है, बट वो फोर्स जो एरिया के परपेंडिकुलर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। और जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? थ्रस्ट, जो कि हमें पता है। और जो एरिया जहां पे थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिस सरफेस पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोगों ने थ्रस्ट डिफाइन किया, उस सरफेस का एरिया है। तो यहां पे हम लोग प्रेशर को डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ या थ्रस्ट एंड प्रेशर और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर को थ्रस्ट अपॉन एरिया, या हम लोग बोल सकते हैं कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट को हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, तो कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? थ्रस्ट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारा चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द नेट फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो फोर्स, थ्रस्ट क्या है? फोर्स ही है, बट दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। एंड व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सिंपल सा है, ऑलरेडी काफी बार हम लोग पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये हम लोग बात करेंगे अब यूनिट ऑफ प्रेशर की। आपको पता है कि थ्रस्ट क्या है? आपका प्रेशर फोर्स ही है,
तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है आपको बताया गया है, दैट इज न्यूटन। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं, अगर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो जो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होगी, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। और आपको मैंने बताया कि जो फोर्स की जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यूनिट याद नहीं करना, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली उसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो या इसी को हम लोग, एक साइंटिस्ट थे ब्लेसियस पास्कल, इनके नाम को इनको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था, इनके कंट्रीब्यूशन को रिमाइंड करने के लिए, काफी टाइम तक याद करने के लिए, यहाँ पे जो प्रेशर की जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, जैसे आपको पता है कि न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या है, एक्चुअल में न्यूटन नहीं हो, क्या है वहां पे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे ब्लेसियस पास्कल के नाम पे हम लोग जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो प्रेशर की जो यूनिट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं पी कैपिटल और ए स्मॉल, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आई होप अभी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रेशर। इस प्रेशर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, रियल लाइफ में क्या क्या चीजें है यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो अगर हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि ये जो फ्लैट शूज हैं, फ्लैट शूज हैं, ठीक है, अगर आप कहीं पे मूव कर रहे हो तो आप इजीली मूव कर लोगे एज कंपेयर टू, अगर कोई कहीं पे आपका जो सरफेस है, जो एरिया है, अगर वो बहुत हार्ड नहीं है, सॉफ्ट एरिया है, तो आप इसके यूज से, फ्लैट जो सरफेस वाले शूज हैं उससे आप इजी मूव कर पाओगे एज कंपेयर टू यहाँ पे जो हील वाला एरिया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेट तो सेम है, वेट इज एक्टिंग एज अ फोर्स और थ्रस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, और एरिया क्या हो गया, यहाँ पे जो है एरिया ज्यादा है, आप देख सकते हैं सरफेस का एरिया क्या है, ज्यादा है शूज का, और यहाँ पे क्या है, एरिया कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत कम एरिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में ये जो हील है वो अर्थ में क्या कर देगी, पिंच कर देगी, और चलना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि नेल है, तो नेल का जो शार्प एंड होता है, जिसका एरिया बहुत कम होता है, उधर से उसको कहीं पे भी दीवार में या वुड में उसको कील को लगाना इजी होता है एज कंपेयर टू जो दूसरा वाला एरिया है, दूसरा वाला सरफेस है। क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है। तो उसका एरिया ज्यादा है, आप फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर वहां पे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है। और यहाँ पे आपने सेम फोर्स लगाया और एरिया क्या है, कम है, तो इस केस से प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो एरिया कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा ये जो जेसीबी होगा तो होता है, कहीं भी मडी एरिया में कहीं पे भी चला जाता है और वहां पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो इजीली क्या है, बाहर निकल आता है। क्यों, क्योंकि ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके जो व्हील्स में, जो इसका जो व्हील्स है उसमें जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं जो चेन स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से वो बाहर निकल आता है। क्योंकि जो इसको व्हील्स हैं वो चेन से अटैच है, और चेन का जो एरिया है वो ग्रेटर है। ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया है चेन का क्या है, ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे फोर्स मींस थ्रस्ट तो सेम है, बट एरिया ज्यादा हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो वो कहीं पे भी इजीली चला जाएगा, और वहां पे वो अंदर, जैसे हम लोग सिंपल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, हम लोग उस मडी एरिया में अंदर की तरफ जाने लगेंगे, बट ये मडी एरिया में अंदर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एरिया इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, एरिया ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक मडी एरिया में कहीं पे भी जाके जो भी जेसीबी का काम है वो करके फिर इजीली वो बाहर निकल आता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट चेन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ये, और ये कटिंग के लिए आप देख रहे हैं कि ये क्या है, शार्प एज है। शार्प एज से हम लोग क्या है, इजीली कट कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट से, सेम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट से
प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, एरिया रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक आपने देखा होगा कि ये जो मिलिट्री टैंक है, क्योंकि कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, कैसा भी सरफेस होगा, तो वहाँ पे अगर ये फंस गया टैंक तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि क्या हो जाए कि ये किसी भी एरिया में, किसी भी सरफेस पे ये इजिली मूव कर पाए और इसको प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बैग्स होते हैं, उनके स्ट्रैप होते हैं, वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, विड्थ ज़्यादा होता है उनका। ठीक है, अगर विड्थ कम रखेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और हमें ज़्यादा एफर्ट फील होगा। ठीक है, समझ में आ गया, हमें लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पेन ज़्यादा होगा, एग्जैक्टली आपको समझ में, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो हमने क्या कर दिया, उस स्ट्रैप को इंक्रीज कर दिया एरिया उसका। जब एरिया इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसका स्ट्रैप काफ़ी चौड़ा होता है तो हैवी, कितना भी ज़्यादा आप लोड या वेट लेके जाते हो तो आपको लगता है कि बहुत कम है, आपको पता नहीं लगता है। ठीक है, वो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, प्रेशर क्या होता है और इसका फॉर्मूला। और मैं आपको बता दूं, इसमें एक दो फॉर्मूले और होते हैं, फॉर्मूला नहीं होता है, वो यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं कि आपका 1 बार जो होता है, दैट इज 1 बार जो होता है दैट इज 10⁵ ठीक है, 10⁵ पास्कल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं मिली बार, कई बार लोग बोल देते हैं मिली बार, मिली बार। तो इसका मतलब क्या है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ बार। ठीक है, 10⁻³ बार, तो 10⁻³ बार हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट कितने हो जाएगा कि 1 बार में 10 टू द पावर, तो -3 मीन्स ऐसे 10⁻³ इंटू 10⁵ पास्कल, ये हो जाएगा आपका 10⁻² पास्कल या 100 पास्कल। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए कन्वर्ट करना। ठीक है, किलो पास्कल हो गया, मान लो आ गया कहीं किलो पास्कल। किलो पास्कल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे किलो का मतलब होता है 10⁻³ इंटू पास्कल का मतलब होता है 10⁵, ये सॉरी 10⁵, एक मिनट, किलो बार, मैं पास्कल नहीं, एक्चुअली में क्या है, किलो बार। तो किलो बार आ गया, तो इन दैट केस किलो का मतलब क्या हो गया 10⁻³ एंड बार मीन्स व्हाट 10⁵ पास्कल। सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 5 × 3, 5 + 3 क्या हो जाएगा 10⁸ पास्कल। तो ये सारी चीजें हैं, अगर कहीं पे भी आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारे प्रीफिक्स हैं, तो प्रीफिक्स की आपको पता होगा, कहीं पे किलो आ जाएगा, कहीं पे गीगा आ जाएगा, कहीं पे मेगा आ जाएगा। तो ऐसी चीजें आ सकती हैं, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं और प्रेशर के आप देख लीजिए। यहाँ पे आपने देखा होगा बलून्स जो होते हैं, बलून्स को अगर बहुत सारे यहाँ पे थंब पिन है, बहुत सारे आप देख सकते हैं, थंब पिन के साथ अगर आप प्रेस करेंगे, इन दैट केस क्या होगा कि ये जो बलून है वो ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, बलून में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप उसको वहां पे रख के हल्का प्रेशर भी अप्लाई करेंगे तो वो उसको बियर आउट कर लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, अगर एक सिंगल थंब पिन आप यूज करोगे, सिंगल थंब पिन से यूज करोगे, तो हल्का सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे, हल्का सा भी फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप of mass of wooden block is 5 kg. Mass is given. So if mass is given, mass is how much, 5 kg. So we can calculate weight, and the weight will be your thrust, because that weight is always acting in downward direction. और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो टेबल पे क्या है, उसके लिए, टेबल के लिए थ्रस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा, दैट इज m × g। तो यहां से आपका m दिया हुआ दैट इज 5, g इज 9.8 विच इज इक्वल्स टू 49 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं।
and dimension is given, dimension of the block is given. Find the pressure exerted by wooden block. We have to calculate the pressure exerted by wooden block on the table top if it is made to lie on the table top with its side. Side given है, first side क्या है, that is 20 क्रॉस 10 and next one is 40 क्रॉस 20. ये दो साइड से वुडन ब्लॉक को रखा गया, तो वहां पे थ्रस्ट क्या, प्रेशर क्या एक्ट करेगा. आपको पता है कि थ्रस्ट तो दोनों के लिए सेम होगा. थ्रस्ट दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक. तो थ्रस्ट सेम होगा तो हमें क्या करना है, बस एरिया अलग अलग करना है. तो आपको पता है कि प्रेशर फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पहले एरिया निकालें, एरिया विल बी इक्वल टू 20 क्रॉस 10. तो 20 दैट बिकम्स इक्वल टू 0.2 मीटर क्रॉस 0.1 मीटर. दिस बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और वी कैन से 0.02 मीटर स्क्वायर. बोथ आर करेक्ट. सो इन दिस केस द pressure P will be equals to thrust upon area. So this becomes equals to thrust, that is 49 Newton, divided by area, that is 0.02 meter square. So this will comes out to be 2450 Newton per meter square, or 2450 Pascal. This will be your answer. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट के लिए सेम, सेकेंड वाला पार्ट के लिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 40 इंटू 20. तो दिस बिकम्स इक्वल टू 0.4 इंटू 0.2. दिस बिकम्स इक्वल टू 0.08 मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर P will be equals to thrust upon area. Thrust that is 49 divided by area, that is 0.08. So this will comes out to be 612.5 Newton per meter square, or 612.5 Pascal. So this will be your answer. I hope आपको सारा जो क्वेश्चन है समझ में आएगा. सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, बस हमें करना है. फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एरिया इज आल्सो गिवन. दैट इज टू डिफरेंट केसेस में एरिया दिया हुआ है, किस एरिया के थ्रू रखा गया वुडन ब्लॉक को, वहां से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप इजीली प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्रेशर इन द फ्लूइड. अब आपको पता है कि फ्लूइड में भी प्रेशर एक्ट करता है. ठीक है, फ्लूइड में भी क्या है, फ्लूइड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, तो अगर मैं फ्लूइड में प्रेशर की बात करूं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं फ्लूइड को किसी फ्लास्क में ले रहा हूं, ठीक है, या कोई डब्बा है उसमें मैं ले रहा हूं, तो जो ऊपर वाला, अगर मैं ऊपर टैप करता हूं, ऊपर एक छोटा सा टैप करता हूं, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो फ्लूइड है क्या है, कम है. इसके ऊपर जो फ्लूइड है क्या है, कम है. उसके ऊपर जो फ्लूइड है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत कम फ्लूइड है लेवल. और फ्लूइड कम होने की वजह से क्या होगा, उसका वेट ऑफ फ्लूइड क्या होगा, उसके ऊपर कम होगा, क्योंकि फ्लूइड कम है कि नहीं. अगर आप एक गिलास पानी लें, एक गिलास कोई लिक्विड ले रहे हैं, फ्लूइड ले रहे हैं, ठीक है. फ्लूइड का मैं बता दूं मतलब आपको कि फ्लूइड जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो उसका मतलब आपका एयर और लिक्विड दोनों है. तो हम लोग ज़्यादा लिक्विड से यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि एयर दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर लिक्विड लेके उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको दिखाते हैं. तो अगर कोई भी लिक्विड है, अगर किसी टैप के ऊपर, अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देखिए, वहाँ पे क्या है, ऊपर कम लिक्विड है. कम लिक्विड होगा तो उसका वेट भी कम होगा. वेट कम होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे थ्रस्ट कम अप्लाई करेगा. थ्रस्ट कम अप्लाई करेगा तो एरिया सेम है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या आएगा, लेस आएगा, मींस प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा. जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, उसके ऊपर वेट ऑफ द फ्लूइड क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लूइड का वेट ज्यादा है. वेट ज्यादा है तो क्या है, वहां पे उस फ्लूइड के थ्रू वहां पे उस एरिया पे जो थ्रस्ट अप्लाइड है वो भी ज्यादा है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू जो आपका थ्रस्ट है.
थ्रस्ट ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्यों कि थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपका प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है वो क्या है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा दूर जा रहा है, यहाँ पे जो है वो कम दूर जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, समझ में आ रहा होगा आपको। इस वाले केस में आप देखिए सेम वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जितना आप लिक्विड लेंगे उसका वेट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं पूरे लिक्विड को कैलकुलेट करना चाहूँ कि पूरे लिक्विड का वेट कितना है, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं बता दूं, यहां पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड, ओके, तो यहां पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, एंड दिस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ये सबके लिए वैलिड होता है, सबके लिए, हर एक के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर कहीं पे मास पता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका वॉल्यूम पता है, तो उसकी हम लोग सिंपली डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो जिसका मास आपने जैसे देखा होगा सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड का कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, ब्लैक होल में क्या होता है कि वो उसकी मास इतना ज़्यादा होता है और वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब उसका जो पूरा मास है वो छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो उसका वहाँ पे एक छोटे से एरिया में मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है, आपको पता है ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो सारी चीज़ों को, जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो आपके ब्लैक होल्स होते हैं उनका जो ग्रेविटेशनल पावर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मास, मास उसका बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक होल का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी को हम लोग सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मास का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा केजी, एंड वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब, दैट बिकम्स इक्वल्स टू kg per meter cube. This will be your SI unit. This will be your SI unit. एक चीज और, एक टर्म और डिफाइन होता है, मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एक टर्म और डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, दैट इज एक्चुअली हम लोग डेंसिटी को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से, एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस से, हम लोग हर एक की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। हम लोगों के लिए जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो है आपका वाटर, और जो वाटर की जो डेंसिटी होती है दैट इज एक्चुअली 1000 kg पर मीटर क्यूब। इन जनरल जो हम लोग लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है जो कि स्टैंडर्ड है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं आर डी, रिलेटिव डेंसिटी, तो यहां से जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग जो डिफाइन करते हैं दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यहां से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है या कम है। क्यों, क्योंकि अगर ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, दो चीजें, तीन चीजें हो सकती हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाए, इक्वल्स टू 1 हो जाए, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी क्या हो गया, आपका वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। जैसे आपके आयरन हो गए, मीन्स जितने भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है,
जनरली वाटर की डेंसिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है। और भी बहुत सारे सब्सटेंस है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस है और जो वाटर है दोनों की डेंसिटी क्या है, इक्वल है। और लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। जैसे आपके ऑयल्स हो गए, ऑयल इसीलिए आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं वाटर पे। अभी मैं बताऊंगा वो सारी चीजें कैसे डेंसिटी से हम लोग रिलेट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा उसको हम लोग डेंसिटी से कैसे रिलेट करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ राइटअप है, आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया कि अगर मैं फ्लूइड की बात करूँ तो फ्लूइड भी क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और मैं अगर किसी पॉइंट पे देखूँ फ्लूइड को तो ये हर एक डायरेक्शन में जो प्रेशर है सेम एंड इक्वल एक्सर्ट करता है, हर एक डायरेक्शन में। जैसे आप देख सकते हैं ये हर एक डायरेक्शन में जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही ये अप्लाई कर रहा होगा, उतना ही ये अप्लाई कर रहा होगा इस पॉइंट पे। तो लिक्विड में अगर कहीं भी किसी एक पॉइंट पे अगर आप बात कर रहे होंगे तो वहां पे जो प्रेशर होगा दैट इज अप्लाइड बाय द लिक्विड दैट विल बी सेम इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे राइटअप हैं, आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पूरा। दैट इज ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड। ठीक है, अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी देखा। फ्लूइड हैव वेट एंड दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर क्लोज, ये भी हम लोग डिस्कस किया कि लिक्विड भी क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फ्लूइड भी क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और वो जिस कंटेनर में रखे गए होते हैं उसके कंटेनर के सरफेस पे क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एंड प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ वॉल्यूम इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में आपका जो प्रेशर है उस लिक्विड और फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बुआयंसी। एक नया टर्म है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नया नहीं है एग्जैक्टली, आप लोग को पता है कि बुआयंसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे ऑब्जेक्ट आप किसी लिक्विड में डिप करते हो। जैसे अगर मैं वाटर लेके चलूँ, वाटर इजीली अवेलेबल होता है, सब लोगों ने किया होगा। तो आपने कोई ऑब्जेक्ट को वाटर में प्लेस किया तो क्या करता है, वाटर पे फ्लोट करता है, नीचे नहीं जाता है। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, कुछ होते हैं कंप्लीटली डिप होकर फ्लोट करते हैं, कुछ होते हैं कि कुछ डिप होते हैं थोड़ा सा बाहर होते हैं, ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये सारे केसेस आपने देख रखे हैं, ये इस टाइप का ऐसे फ्लोट कर रहा है और ये क्या है, कंप्लीटली बॉटम पे आ जाता है कई बार। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग कैसे जान लेंगे क्या होता है, इसी चीजों को हम लोग को डिस्कस करना है। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप किया जाता है तो लिक्विड एक फोर्स एक्सर्ट करती है। लिक्विड क्या है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है उस ऑब्जेक्ट पे। उसकी वैल्यू क्या होती है उसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। बट आपको मैं बता दूं कि एक फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, और वो फोर्स किस वजह से आता है उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक फोर्स एक्सर्ट करती है और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बुआयंट फोर्स। और वो फोर्स आता कहां से है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम लोग लिक्विड में नीचे जाएंगे क्या आएगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको पता है कि टॉप सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू इनसाइड द लिक्विड। तो जब इनसाइड द लिक्विड हम लोग जाते हैं, ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड जाता है तो नीचे के साइड से उसको ज्यादा प्रेशर फील होता है, ऊपर के साइड से प्रेशर क्या है, कम फील होता है। आप देखो क्योंकि ये डिप्ड है तो पानी के नीचे है, इतना पानी के नीचे है तो नीचे वाला क्या है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा क्योंकि क्या है, पानी के नीचे है। और मैंने आपको बताया कि जब डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर, नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, ज्यादा है। ऊपर से नीचे की तरफ जब प्रेशर लग रहा है वो क्या है, कम है। तो क्या होगा, एक नेट प्रेशर जनरेट होगा जो कि क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ऊपर वाला क्या है, प्रेशर ज्यादा है। तो वो जो प्रेशर है उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या आएगा, थ्रस्ट आएगा क्योंकि एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस ऑब्जेक्ट के तो क्या हो जाएगा, वहां से थ्रस्ट आ जाएगा। तो वही जो थ्रस्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं बुआयंट फोर्स एंड दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे राइट अप आप लिख सकते हैं, द प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस इज मोर देन द सरफेस ऑफ द टॉप। टॉप सरफेस से बॉटम सरफेस पे ज्यादा प्रेशर होता है, क्यों, क्योंकि वो जो बॉटम सरफेस है वाटर या लिक्विड के अंदर है।
तो लिक्विड के अंदर होगा तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, मैंने आपको बताया। ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ये मैंने बताया आपको। ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर क्या होता है, एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बुआयंट फोर्स। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट सिंपल है, फोर्स है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, फोर्स है तो एसआई यूनिट सिंपल है न्यूटन। किसी भी टाइप का फोर्स होगा उसका एसआई यूनिट हमेशा क्या आएगा, न्यूटन ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो एक दो और चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा होता है, जब भी बॉयंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है, तो उस केस में एक पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे नेट जो रिजल्टेंट बॉयंट फोर्स, ऐसा नहीं है कि कहीं भी एक्ट कर रहा होता है, उसका एक लोकेशन होता है। और लोकेशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब भी हम लोग उसको डिप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, और जो वॉल्यूम होगा उसका जो शेप होगा वैसा ही शेप होगा जिस शेप का हम लोग ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्लेस कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर शेप का क्या करेगा, वो जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस करेगा। स्फेरिकल कर रहे हैं तो स्फीयर शेप का करेगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड का जो वॉल्यूम था उसकी जगह पे कौन आ गया है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया उसी शेप का। तो जितना भी जिस वॉल्यूम, जिस शेप ऑफ वॉल्यूम का जो लिक्विड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है उसका क्या होगा, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, एक सेंटर पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन सेंटर पॉइंट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके थ्रू मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ। आप देखिए, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये इजिली बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे कहीं भी इधर उधर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स क्या है, ये एक पॉइंट जिसके अबाउट कंप्लीट उस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा उसका भी एक सेंटर होगा, और उस सेंटर पे कंप्लीट अपवर्ड जो थ्रस्ट फोर्स है दैट इज अप्लाइड बाय द लिक्विड दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, जो एक्ट कर रहा है उसी के अबाउट करेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ बॉयंसी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी लिक्विड में डिप किया जा रहा है तो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के वेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली फ्लोट कर रहा है तो वहां पे जब आप वेट कैलकुलेट करोगे स्प्रिंग बैलेंस से तो वेट क्या आएगा, जीरो आएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट डिप कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट के वेट में आपको कमी देखने को मिलेगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, बट आपको यहाँ पे ये तो समझ में आना चाहिए, और ये समझ में आ भी रहा होगा कि ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आएगी, दैट इज 100% ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया। दैट मीन्स वहां पे ऑब्जेक्ट जो होगा उसका रियल वेट शो नहीं करेगा, वहां पे क्या है, उसका अपेरेंट वेट शो करेगा, जो कि रियल नहीं है। रियल वेट कहां पे शो करेगा, उसका एयर में। जब लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट वेट ऑब्जेक्ट का नहीं पता लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आप एक मग लो, ठीक है, सिंपल सा आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक मग लो फील्ड ऑफ वाटर, आप उसको ऊपर लेके आओगे तो आपको क्या, उसका वेट फील होगा। बट उसी मग को आप जो बकेट है फुल ऑफ वाटर है उसमें लेके जाओगे, इधर उधर करोगे, ठीक है, वहां पे आपको फोर्स मीन्स उसका वेट उतना ज्यादा नहीं फील होगा जितना कि आपको एयर में फील होगा। इसका मतलब क्या है, वाटर के अंदर उसका एग्जैक्ट वेट नहीं है, दैट इज अपेरेंट वेट। क्यों? क्योंकि उसके वेट को बैलेंस कर रहा है अपवर्ड फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स भी बैलेंस कर रहा है उसके वेट को, इसलिए वहां पे वो क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट। रियल वेट करना है तो आपको एयर में लेके आना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जैसे इस केस में क्या है, एक कॉर्क की जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लोट कर रहा है, और एक आपका जो आयरन पीस है
आयरन नीडल है वो क्या हो गया, डिप कर गया। तो इसका भी सेम रीजन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा उसके ऊपर क्या करेगा, उसको फ्लोट कराएगा, कम होगा तो उसको फ्लोट नहीं कराएगा, वो डिप कर जाएगा। इस पे एक दो चीजें और होती हैं कि यहां से भी हम लोग समझ जाते हैं कि अगर कोई भी लिक्विड है, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की और डेंसिटी को जो है हम लोग दिखाते हैं इस सिंबल से। मैंने वहां पे बताया नहीं था आपको, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि डेंसिटी का जो सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वाटर की डेंसिटी से या जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन पीस का जो डेंसिटी है वो क्या होता है, आयरन पीस का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, वो डिप कर जाएगा। और यहाँ पे कॉर्क का जो डेंसिटी है वो, अगर ये वाटर है लिक्विड है तो इस लिक्विड के डेंसिटी से कॉर्क का डेंसिटी क्या है, कम है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा, ये तो इन जनरल एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हाई डेंसिटी वाली चीजें हैं वो लिक्विड में डिप ही कर जाएंगे। अगर हम लोग उसका शेप चेंज कर दें, उस शेप में हम लोग वेरिएशन कर दें तो हम लोग उसको फ्लोट करा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी शिप्स हैं, बड़ी बड़ी शिप्स क्या है, वहां पे भी आयरन यूज होता है, आयरन पीस का बना होता है या मेटल का बना होता है, जो कि हायर डेंसिटी होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, इवन दो फ्लोट करते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इन जनरल छोटा सा आप स्टेटमेंट डाल लो कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो इसका मतलब आप छोटा सा एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू दैट लिक्विड इन विच दैट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, and if that object is sink in that particular liquid, that means the density of the object is higher than that of liquid। तो ये कुछ राइटअप है, आप लिख सकते हैं इसको, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कॉर्क और नेल्स, जो आयरन पीस का नेल है, ठीक है, वो क्यों डिप कर जा रहा है, वो सारा अलग अलग राइटअप है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया, वही सारी चीजें मैं यहाँ पे राइटअप के फॉर्म में है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियसली इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, सारी चीजें हैं आप यहाँ पे आपके सामने हैं। तो सारा चीज ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, आप सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बुऑयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। दैट मीन्स हायर विल बी द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हायर है, क्लियर, तो वहां पे क्या होगा, बुऑयंट फोर्स उतना एक्ट नहीं करेगा कि उसके वेट को बैलेंस कर पाए। बट अगर डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेस है तो बुऑयंट फोर्स इतना होगा कि उसके वेट को क्या कर लेगा, वो बैलेंस कर लेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं, सबमरीन्स जो हैं, कैसे इतने बड़े समुद्र में पानी में फ्लोट करती हैं, इवन दो दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स हैविंग डेंसिटी हायर देन दैट ऑफ वाटर और लिक्विड, इवन दो फ्लोट करती हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस प्रिंसिपल को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक वेट लिया, और इसका वेट हमने जब एयर में देखा, जब इसका वेट हम लोग एयर में देखेंगे तो वो कुछ और आएगा। ठीक है, एयर में देखेंगे, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पहले ये वाला आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं ये वाला एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका हमने वेट एयर में किया तो कितना आया, 5 न्यूटन। ठीक है, हमने जब वेट किया तो कितना आया, 5 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, या ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहां पे मैं मान रहा हूं कि यहां पे जो मास आ रहा है, मीन्स जी में क्या करना है, वेट क्या है, मास को जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे मास लिया, तो मास के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेट अस सपोज इसका मास जो है अभी आया 5 kg इन एयर। एयर में हमने जब इसका मास कैलकुलेट किया, दैट इज कम्स आउट टू बी 5 kg। ठीक है, वेट कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे आप, उसमें
9.8 से या 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन में आ जाएगा उसका वेट। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही ये यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में आप देख सकते हैं रीडिंग आ रहा है। अब जैसे ही इसको हम लोग एक लिक्विड में डिप किए और वो जो लिक्विड है कंप्लीटली फिल्ड है, आप देख सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड है, थोड़ा सा भी लिक्विड अगर एक्स्ट्रा होगा तुरंत यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको एक लिक्विड में डिप किया इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो गया, यहां से कुछ लिक्विड निकल के बाहर आ गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके मास एज वेल एज वेट, मास में कमी है तो वेट में भी कमी है। तो आप देखिए यहाँ पे अभी जब मेजर किया गया स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग दिखा रहा है दैट इज 3 kg, मीन्स 3 kg के इक्विवेलेंट इसका क्या है, वेट है, या 3 kg इसका मास है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 kg का मास है, 2 kg का जो मास है वो किसके थ्रू बैलेंस हो गया, यहाँ पे जो अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, वो क्या कर लिया, उसको बैलेंस कर लिया। अब जब उसको कैलकुलेट किया गया कि ये जो लिक्विड जो बाहर आया, अब यहाँ पे कितना आया, 3 kg, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 kg ही फोर्स लगाया होगा। अब ऊपर की तरफ 2 kg क्या है, बैलेंस हो गया यहाँ से अब थ्रस्ट फोर्स से। तो ये देखा गया कि जो ये बाहर लिक्विड आया इसका वेट कितना है, जब उसको उसके जो लिक्विड आया उसके वेट को, मास को कैलकुलेट किया गया, मेजर किया गया, तो उसका मास कितना आया, 2 kg। या इन सारे डिस्कशन को आप वेट में भी कंसीडर कर सकते हैं, सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, वेट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट में भी कोई दिक्कत नहीं है। मास बोले हैं या वेट बोले हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, दोनों से आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों से आपका ये प्रिंसिपल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी मैं वेट के हिसाब से भी कंपेयर करा दूंगा आपका। तो यहाँ पे जो इसके मास में जो कमी दिखी, यहाँ पे जो मास में कमी देखी, जितने का मास यहाँ पे कम हुआ उतना ही मास का लिक्विड क्या आ गया, यहाँ पे बाहर आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितने मास को बैलेंस कर लिया, 2 kg ऑफ ऑब्जेक्ट के मास को बैलेंस कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेम वही है, यहाँ पे जो रीडिंग दिखा रहा है कितना दिखा रहा है, 4 kg, और ऑब्जेक्ट का जो रीडिंग है एयर में कितना है, 6 kg है। तो यहाँ पे देखिए जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे वो कितना है, 2 kg। तो यहाँ पे जो रीडिंग है 4 kg प्लस 2 kg क्या हो जाएगा, 6 kg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना लिक्विड, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसके ऊपर अब ये जो मास है वो आपका फोर्स तो है नहीं, तब हम लोग फोर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप किया जाता है, दैट कैन बी फुल्ली और पार्शली, तो जो अपथ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स और बॉयंट फोर्स, जो अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहां से जो फोर्स लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट के वेट को कम कर रहा है, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो मैंने आपको बोला था कि बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने डिप किया, कितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकला, उस अमाउंट ऑफ वाटर का वेट ले लो, वही क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, क्या करना है आपको कि ये कंप्लीटली फिल्ड, या अगर आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है उसमें भी आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज किया, उस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया आपने, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया आपने उस लिक्विड का, उस लिक्विड की डेंसिटी पता होगी, तो डेंसिटी से क्या है, मास बाई वॉल्यूम से यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मास आ गया तो क्या कर दो, उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो सारे तरीके हैं, आप हर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने कंप्लीटली फिल्ड वाला केस लिया है तो यहाँ पे जो भी लिक्विड बाहर आएगा उस लिक्विड को क्या कर लो, आप वेट कर लो। वही जो लिक्विड आएगा जो बाहर निकल के आया, जैसे हमने
ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड के अंदर प्लेस किया तो जो बाहर लिक्विड निकल के आया उसका वेट कर लोगे, वही जो वेट होगा और लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, उसके अपवर्ड थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कंप्लीट राइटअप है, आप लिख सकते हैं यहाँ से व्हाट इज एग्जैक्टली द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और यहाँ पे सेम उसी को मैंने यहाँ पे दोबारा से दिखाया है कि बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 kg के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जब भी हम लोग 2 kg बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 2 kg के इक्विवेलेंट जो वेट आएगा वो क्या होगा, न्यूटन में होगा, तो उसके इक्विवेलेंट आपको क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, तो आप ये पूरा राइटअप है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जितना भी हम लोगों ने टॉपिक देखा, जितने भी हम लोगों ने क्लासेस किए, इन सबको अगर हम लोग मिला लें तो आपका जो कंप्लीट जो ये चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, जिसके 2 पार्ट थे, ग्रेविटेशन एंड प्रेशर एंड थ्रस्ट, और प्रेशर एंड थ्रस्ट में और भी चीजें थी, बॉयंट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको बताया है कि डेंसिटी, 1-2 चीजें मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है, तो उसको आप ध्यान रखना। दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी दैट इज मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी आपको गिवन होगी या कहीं ना कहीं से कैलकुलेशन के लिए दिया होगा। ठीक है, तो यहां से आपका अगर वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मास पता लग गया तो वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय जी। और मैंने आपको बताया कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और मैंने बताया कि डेंसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू रो ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय रो ऑफ H2 वाटर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग कई जगह ये दे देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, SG। तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग नाम है, मतलब आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको जितनी भी चीजें बताई गई होंगी, जितनी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, सारा कुछ समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर डिस्कशन होगा उसमें हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं NCERT के उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी को इसका नोट्स चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से नोट्स इसका डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपके पास होगा, तो अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चलिए चलो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।